नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 51 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 51 का जो पहला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का वो कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे निकट है। तो अगर बात करें सूर्य के सबसे निकट के ग्रह की, तो सूर्य का सबसे निकट आपका मरकरी ग्रह है, बुध ग्रह है। इस बात को आपने डिटेल से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल याद हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट तो है, लेकिन इस सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा मात्र और मात्र आपकी 88 दिनों में करता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और सभी ग्रहों में सबसे कम दिन जो लगाता है वो भी कौन लगाता है? बुध ग्रह। तो जब कोई भी ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण काल, रेवोल्यूशन पीरियड। तो सूर्य का एक चक्कर जब कोई ग्रह लगाएंगे उसको बोलेंगे परिक्रमण। और परिक्रमण होता है मतलब कि सूर्य का एक चक्कर लगाना, ठीक है ये बात। और जो सबसे कम दिनों में लगाता है वो लगाता है 88 दिन। और जब कोई भी ग्रह अपने ही अक्ष पर, अपने ही एक्सिस पर घूमते हैं तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण, रोटेशन। रोटेशन होता है अपने ही जगह पे घूम रहे, गोल घूम रहे, ये ग्रह ये घूम रहा है अपनी जगह पे, तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण। परिक्रमण होता है सूर्य का एक चक्कर, जो कि सबसे कम दिनों में कौन लगाता है? 8 ग्रहों में बुध ग्रह लगाता है। उसी प्रकार परिभ्रमण, अपने ही अक्ष पे घूमना क्या होता है? परिभ्रमण होता है, अपने ही एक्सिस पे घूमना। ऑप्शन में दिया है बृहस्पति। अब एक क्वेश्चन और आता है बुध ग्रह से कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपी टेट जून 2026 की किसी भी स्ट्रीम की, एचपी टेट नॉन मेडिकल, मेडिकल, एचपी टीजीटी हिंदी, आप तैयारी कर रहे हैं एचपी टेट आर्ट्स, एचपी टेट जेबीटी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। एक मिडिल क्लास फैमिली के भाई बहन के लिए ये बैच बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम देंगे आपको अपने बैच में लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड। जो क्लास लाइव होगी, लाइव तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में आप रिकॉर्डेड कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। और जितनी भी क्लासें हमारे बैच में हुई हैं वो क्लासें आपको पिछली क्लासेस फ्री मिलने वाली। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो देर ना करिए, 7876145409। अब दिन है हमारे पास मात्र और मात्र 45। आप लास्ट के 1.5 महीने में हमारे बैच के साथ जुड़कर हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। 7876145409। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अगर बात करें सौर मंडल की सबसे बड़े ग्रह की, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति, जिसको क्या बोलते हैं? जुपिटर। तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और बृहस्पति की बात करें तो ये ऐसा ग्रह है जो कि अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमता है। कितने घंटे में? अपने ही अक्ष में, मतलब कि इसका परिभ्रमण काल, जैसे बुध ग्रह सबसे सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगाता है ना, सबसे कम दिनों में, वैसे ही जब ग्रह अपने अक्ष पे घूमते हैं, मैंने बोला था उसको बोलते हैं परिभ्रमण। तो बुध ग्रह का परिभ्रमण काल है 9 घंटे और 55 मिनट। उसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन में दिया है पृथ्वी। अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है। ये बहुत बहुत बार, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार टेट में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई होती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर मेरे दोस्त 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो सूर्य का जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी का कितना है? तो वो है आपका 365 दिन। ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेट पूछा जा सकता है। 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी समय लगाती है। और जो 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है, ये 4 साल के बाद काउंट होता है। 4 साल के बाद ये 24 घंटे के रूप में काउंट होता है। और फिर फरवरी 29 का 4 साल के बाद होता है, जिसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है?
छुआछूत की जो समाप्ति की बात है वो आर्टिकल नंबर 17 के तहत की जाती है, जिसको बोलते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि आपका अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का जो अंत है, जिसको एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोलते हैं, वो आता है आर्टिकल नंबर 17 में। ऑप्शन में आर्टिकल 18 भी दिया है। 18 में क्या है, तो 18 में आपका उपाधियों के अंत की बात की गई है। उसी प्रकार आपका 21 आर्टिकल नंबर 21 है, तो इसमें है राइट टू लाइफ, मतलब कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी, हमारे पास प्राइवेसी अपने जीवन की, ये आर्टिकल नंबर 21 में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 20 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 के ए की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आर्टिकल नंबर 21 के ए जो है, इसमें है शिक्षा का अधिकार, जिसमें ये बोला है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन है वो बोली है आर्टिकल नंबर 21 के ए में। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल नंबर 32 में क्या है। तो आर्टिकल नंबर 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेरे दोस्त, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल नंबर 32 में है। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में बनता है। इसमें 5 प्रकार की रिट लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट लगाई जा सकती है। अगर आपको रिट लगानी है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं आर्टिकल 32, लेकिन अगर हाई कोर्ट में लगानी है तो आर्टिकल नंबर कौन सा आपका 226। तो हाई कोर्ट में अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो रिट लगा सकते हैं 226 के तहत। अगर हो रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट में तो रिट लगा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। दोनों ही क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। अगर बात करें विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान की तो वो है आपका सहारा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि सहारा मरुस्थल दुनिया के किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल आपकी दुनिया की जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये विश्व के 11 देशों के साथ सीमा बनाता है। ये बात भी आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, वैसे अगर ऑप्शन में सहारा और अंटार्कटिका दोनों हो, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा मेरे दोस्त? अंटार्कटिका। आपको याद रखना है कि जो अंटार्कटिका है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन अगर खाली सहारा हो तो सहारा सबसे बड़ा है। सहारा सबसे बड़ा गर्म भी है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, लेकिन अगर अंटार्कटिका ना हो तो फिर सहारा क्या है, सबसे बड़ा है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी पड़ेगी। साथियों, ऑप्शन में दिया है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल की जब भी बात करें तो गोबी मरुस्थल किस देश में है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो गोबी मरुस्थल आपका है तो एशिया में, लेकिन ये 2 देशों में पड़ता है। ये जो है वो मंगोलिया और दूसरा है आपका चीन। तो मंगोलिया और चीन दोनों देशों की सीमा पर है। तो मंगोलिया और चीन दोनों देशों की सीमा पर है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है साथियों? ठंडा मरुस्थल है। और क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूछा गया था कि गोबी जो मरुस्थल है यहाँ पे क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट, तो 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके गोबी रेगिस्तान में, गोबी डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। कालाहारी टेट में आया था पिछले बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आवाज़ का आजकल मेरे को ज़्यादा क्लासेस हो रही है तो हो सकता है कि हल्की सी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आवाज़ को बेस्ट आपके बीच दूँ, और ताकि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप के किस
देश में है? तो कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये आपका बोत्सवाना। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और उस देश का नाम है बोत्सवाना। उसी बोत्सवाना में है आपका कालाहारी मरुस्थल। इस बात को आपने डिटेल से मेरे दोस्त याद रखना है। साथियों, कालाहारी के अलावा थार, थार मरुस्थल कहाँ पर है? थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान, भारत में भी पड़ता है और आपका ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं पड़ेगा, कि भारत वाले बोलेंगे थार को आगे नहीं आने देंगे, नहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों में है। और ये कैसा है? तो थार मरुस्थल एक आपका गर्म मरुस्थल है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और साथ में दक्षिण जो एशिया है ना, इस दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल। तो दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, पाकिस्तान में इस मरुस्थल को चोलिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। कुछ और मरुस्थल जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका टकला माकन। तो टकले ने माखन खाया कहाँ पर? अरे चीन में खाया मेरे दोस्त। तो टकला माखन मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी पड़ेगी। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टुकान क्या है? तो अगर बात करें टुकान की, तो टुकान देखो एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। टुकान मुख्य रूप से जो उष्ण कटिबंधीय जो अमेरिका में ये पाया जाता है, जो वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जो वन है, उष्ण कटिबंधीय जो अमेरिका है, वहाँ पर जो है वो ये पाया जाता है। और ये अपनी बड़ी रंगीन और जो इसकी रंगीन चोंच होती है, अपनी बड़ी और रंगीन चोंच के लिए जाना जाता है। तो टुकान की जो चोंच है वो कैसी होती है? बड़ी और रंगीन होती है। तो बड़ी रंगीन होती है और बड़ी भी होती है। आपकी टुकान एक पक्षी है। तो टुकान कहाँ पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय अमेरिका में टुकान आपका पाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जब भारतीय संविधान बना तो उस समय मतदाता बनने की आयु जो है वो कितनी उस समय सीमा थी? तो जब भारत का आपका संविधान बनता है, तो संविधान बनता है तो उस समय वोट छोड़ने की जो उम्र है वो मेरे दोस्त 21 साल थी। चलो उस समय तो वोट छोड़ने की उम्र 21 साल थी, चलो ये बात तो समझ गए। अच्छा, वर्तमान में कितनी उम्र है? तो वर्तमान में भैया देखो, वर्तमान में 18 वर्ष है और जब संविधान बना तब कितनी थी? 21 वर्ष थी। दोनों क्वेश्चन में ही फ़र्क है। अच्छा, भारत में क्या होता है? 61वां संविधान संशोधन, और 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था आपका 1988 में। यहाँ पर वोट छोड़ने की उम्र 21 से 18 कर दी गई, कि अब वोट छोड़ने की उम्र 21 नहीं, अब 21 से कितनी कर दो? 18 कर दी। तो वोट छोड़ने की जो उम्र है मेरे दोस्त 21 से 18 कब की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1988। लेकिन इसको जो लागू किया वो किया था 28 मार्च 1990 को, ठीक है। और अगर बात करें भारतीय संविधान का ये जो प्रावधान है, जो उम्र कम करने का जो प्रावधान है, वो आपका किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 326। वैसे तो 324 से लेकर आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329 तक किसकी बात की जाती है? तो 324 से लेकर 329 तक मेरे दोस्त बात की जाती है किसकी? तो बात की जाती चुनाव आयोग की। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। ये वही बाल गंगाधर तिलक है जिनको हमारे देश में लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बोला था कि स्वराज है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। देखिए, इन्होंने बोला माई वर्थ इज़ राइट, फ्रीडम इज़ माई वर्थ एंड राइट एंड आई हैव इट हु सेड दिस। मतलब कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये वही बाल गंगाधर तिलक है जिसको हमारे देश में लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने क्या किया था? तो इसने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग की जो स्थापना है वो किसने की? तो होम रूल लीग की जो स्थापना हमारे देश में है वो, तो होम रूल लीग आंदोलन जो चलाया था वो दो व्यक्ति ने चलाया। एक चलाया बाल गंगाधर तिलक ने, एक चलाया एनी बेसेंट ने। तो होम रूल लीग आंदोलन भारत में किसने चलाया? तो दो व्यक्तित्वों ने चलाया था 1916 में, ठीक है। तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक किस दल के नेता थे? तो बाल गंगाधर तिलक आपके गरम दल के नेता थे। तो सुना है ना आपने, लाल
बाल पाल। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ही आपके उग्रवादी नेता, आपके गरम दल के नेता थे। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा, भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो भारतीय संविधान में बहुत सारे नारे थे और बहुत सारे नारे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका जय जवान जय किसान। देखिए, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था नारा जय जवान जय किसान। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक नारा था आपका कि दिल्ली चलो। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। ये नारे दिए थे किसने? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद, ये दिया था भगत सिंह। टेट में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया? तो वंदे मातरम जो दिया था वो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा नारा दिया गया था वंदे मातरम। अच्छा, ये किसने दिया पूर्ण स्वराज्य? तो पूर्ण स्वराज्य दिया जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, करो या मरो था डू एंड डाई, ये दिया था महात्मा गांधी। अच्छा, अगला है आराम हराम है। तो आराम क्या है, हराम है, ये नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि आराम हराम है, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को ये नारा दिया था आपका मंगल पांडे ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। आराम हराम है ये भी किसने बोला? आपका जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज्य भी जवाहरलाल नेहरू ने बोला। बहुत बेहतरीन हमारा जो देश का राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, वो है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया है? तो सत्यमेव जयते लिया है मुंडोक उपनिषद। कहाँ से लिया मेरे दोस्त? मुंडोक उपनिषद से लिया है आपका सत्यमेव जयते। ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, एक नारा दिया जय जगत। जय जगत ये टेट में कई बार आया है। तो उन्होंने जिन्होंने भारत में भूदान आंदोलन चलाया था, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने नारा दिया जय जगत। अच्छा, कर मत दो। तो कर मत दो बोले तो टैक्स मत दो। तो ये नारा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो और स्वच्छ भारत सुंदर भारत। जय हिंद का नारा जो दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सारे नारे आपको डिटेल से याद रखने हैं। जैसे कि आपका एक नारा है इनकलाब जिंदाबाद, तो ये दिया था भगत सिंह ने। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव जी।